सभी को हरित नमन। आशा करता हूँ आप सभी अपने निवास क्षेत्र से इन वीडियो को सुनकर उतना ही आनंद प्राप्त कर रहे होंगे जितना कि आप महाविद्यालय में कॉलेज में आकर क्लास में बैठ के आनंद प्राप्त करते। ये तो हम सब जानते हैं कि जब आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हैं या ऑनलाइन मोड के माध्यम से पढ़ाते हैं तो थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं। हम क्लास में जिस रूप में आपको टाइम दे सकते हैं या जिस रूप में आपको समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, उतना ब्रॉड यहाँ पे हो नहीं पाता। यहाँ पे हर चीज़ की समयबद्धता रहती है एक तरीके से, और वीडियो ज़्यादा लंबा होने के बाद आप लोगों को भी थोड़ी बोरियत आ जाती है, क्योंकि एक प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना और एक अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ना दोनों में काफ़ी अंतर आ जाता है। लेकिन जैसा कि हमें ज्ञात है कि इस समय कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई है, तो हमें परिस्थितियों को देखना पड़ेगा और परिस्थितियों के आधार पर ही हमें अपने अध्ययन पद्धति को भी बदलना पड़ेगा। आज हम ऐसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को लेके आए हैं जिसने जो तरीके अपनाए अपने विचारों को प्रकट करने में, अपनी अध्ययन पद्धतियों में, उन्हीं तरीकों को, उन्हीं पद्धतियों को, उन्हीं मेथड्स को आज तक भी पॉलिटिकल साइंस की जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने में यूज़ किया जाता है। इतना महत्वपूर्ण विचारक, ये वह महत्वपूर्ण विचारक है जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जब हमने प्लेटो की बात की थी तो उसको प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कहा था, और प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के लिए उसको अलग टर्म में भी बोलते हैं कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है ना, वो कौन हुआ? प्लेटो। तो वहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? फिलॉसफी, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु क्या कहा गया है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम केवल एक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें अरस्तु कहाँ से बिलोंग करता था, कौन सी बुक्स लिखी थी, और कैसे उसका जो विचारों का विस्तार हुआ या उसके विचार कैसे पनपे, कहाँ रहा, है ना, इनके बारे में संक्षिप्त रूप में देखेंगे। मैंने प्लेटो के बारे में भी आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। उसका रीज़न ये है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये तुम हमारे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप बीए के लिए बना रहे हैं, आप एमए के लिए बना रहे हैं, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए है जिसमें पॉलिटिकल साइंस एक विषय है, और पॉलिटिकल साइंस विषय नहीं है वहाँ पे भी फिलॉसफी के सब्जेक्ट के रूप में भी अरिस्टोटल आता है, अरस्तु आते हैं, तो वहाँ पे भी इनका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, या इनके कंटेंट का उतना ही उपयोग आप कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, स्लेट की भी तैयारी करेंगे, जेआरएफ की, कॉलेज की, सबकी करेंगे, तो आप इसको है ना अलग अलग टुकड़ों में बांट के नहीं देख सकते। आप ऐसे नहीं है कि इस पक्ष को मैं तब पढ़ूंगा जब मैं फला एग्जाम की तैयारी करूंगा। आपको अरिस्टोटल पढ़ना है तो एक कंप्लीट पैकेज के रूप में पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सिलेबस अजीब सा लगा, क्योंकि बीए थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसमें अरिस्टोटल के केवल 3 पॉइंट्स को शामिल किया गया है ना, केवल 3 टॉपिकों के बारे में कहा गया है कि उसके साइंटिफिक मेथड पढ़ाने हैं, और रिवॉल्यूशन संबंधी जो उसके थॉट हैं अरस्तु के वो पढ़ाने हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स जो अरस्तु ने किया है वो पढ़ाने हैं। तो मतलब बीए में इसका काफ़ी लिमिटेड कर दिया अरस्तु के विचारों को सिलेबस में। बट एमए प्रीवियस में जो है उसमें कंप्लीट अरस्तु के जितने विचार हैं, अपन चाहे उसका सिटीजनशिप का पढ़ेंगे, चाहे स्टेट का पढ़ेंगे, सब जो भी है, दास्ता संबंधी विचार, उसके परिवार संबंधी विचार, सब कुछ वो उसमें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीए में लिमिटेशन रहेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अरस्तु के बारे में, उसके बारे में जानते हैं, संक्षिप्त रूप में जानते हैं। देखिए, जो अरस्तु है, मैंने पहले लिखा है 384 से 322 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। अपन जब पढ़ेंगे तो उससे पहले अपन थोड़ा रिवीजन कर लेंगे प्लेटो का भी, कि प्लेटो का टाइम क्या था। वो था 428 से 347 बीसी। ये 347 जो प्लेटो का है ना, इसका स्पेसिफिकली आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेंशन होगा अरस्तु के मामले में। अब देखो, प्लेटो का शिष्य है अरस्तु, तो दोनों का एक दूसरे से मिलन तो होना ही है। तो उस रूप में इन दोनों के जो ईयर हैं कि इनका क्या रहा था जीवन काल, उन सालों को याद करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार कहानियाँ सालों से याद हो जाती है कि किस टाइम पे कौन था, या कौन छोड़ के चले गया, या कौन किसकी स्कूल में पढ़ने आया, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो
आप इसको ध्यान रखिएगा। तो प्लेटो का आप याद रखिए कि 428 से 347 बीसी, और जो अरस्तु का हो गया वो 384 बीसी से 322 बीसी। अगर आप 384 बीसी की बात करें और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि उस समय इंडिया में क्या घटित हो रहा था, तो ये वो टाइम है जब इंडिया में मौर्य काल आया नहीं था, ठीक है ना, मौर्य काल आना जस्ट आना बाकी था। तो उस समय की बात है ये, ठीक है ना। तो उस दौरान की बात है जब अरस्तु अपने विचार रख रहे थे या अरस्तु का जन्म हो गया था, ठीक है। अब अरस्तु, देखो, सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। वही सिकंदर जो सिकंदर महान कहला जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना, जिसके बारे में मूवीज बनी थी, जिसके बारे में आप जानते हो महान विजेता कहला जाता है ना। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है उसके मामले में, बट वो अरस्तु के शिष्य थे। अब सिकंदर को यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो भी कोई पाश्चात्य राजनीतिक विचार रखते, नहीं, वो तो सिंपल सा मैंने इसलिए लिख दिया तो कि आपको पता रहे कि सिकंदर भी थे, क्योंकि इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अरस्तु के विचारों का विकसित होने में, क्योंकि सिकंदर ने काफ़ी सहायता की थी अरस्तु की जब वो राजा बन गए थे। और मैंने हमेशा से कहा है, किसी भी राजनीतिक विचारक का विचार एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही जन्म लेता है, विशेष परिस्थितियों में जन्म लेता है। जो उस समय उसकी विशेष परिस्थितियां हैं, या वो जिस राज्य में रह रहा है या जिस नगर राज्य में रह रहा है, वो विचारक उस नगर राज्य में जो स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर ही उसके विचार पनपते हैं, क्योंकि उन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही या उन परिस्थितियों को देखते हुए ही वह अपना विचार रखता है। और इससे अरस्तु भी अछूता नहीं रहा है, उसके बारे में अपन चर्चा आगे आती रहेगी। यहाँ पे एक नाम लिया है मैंने, स्टाइगिरा। अब देखिए, उस समय अपन ने जब प्लेटो की बात की थी, जब हमने कहा कि यूनान में और पूरे उसमें संघर्ष किस चल रहा है, स्पार्टा, एथेंस, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, ठीक है। अरस्तु क्या था, अब जैसे सुकरात और प्लेटो जो थे ना, वो दोनों एथेंस के रहने वाले थे, ठीक है, परंतु अरस्तु एथेंस का नहीं था। अरस्तु बेसिकली एथेंस से तो बहुत दूर एक जगह थी, स्टाइगिरा, है ना, जो मैसेडोनिया के बगल में थी, है ना, तो वहाँ का निवासी था स्टाइगिरा, है ना। और सिकंदर भी मैसेडोनिया का था, ठीक है, तो इनका तो वहाँ जुड़ाव हो गया। बट अरस्तु इतना दूर और प्लेटो इतना दूर, फिर गुरु शिष्य कैसे बने, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपन। तो अरस्तु की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टाइगिरा से। अब ये क्या करता है, इसकी होती है पढ़ने में रुचि, ठीक है ना। ये ऐसी फैमिली में से होता है जिसमें इसके फादर होते हैं, वो एक चिकित्सक भी होते हैं, जो मैसेडोनिया का राजा होता है ना, उसके मित्र भी होते हैं, चिकित्सक भी होते हैं। तो अब अस्पताली वातावरण में रहेंगे तो अरस्तु पे भी उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, है ना। और उन्हीं चीज़ों को लेकर उसका जीव विज्ञान के प्रति भी प्रभाव, वो क्या बोलते हैं, प्राणी शास्त्र के प्रति, जूलॉजी, बायोलॉजी या चिकित्सक, इन सब, या एक कहते हैं ना वो वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड की तरफ उसका जो झुकाव हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण उसका बैकग्राउंड था, है ना, क्योंकि उसने बचपन से वही चीज़ें देखी थी, अस्पताली वातावरण देखा था, तो इसलिए उसके दिमागी वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने का वो बोलते हैं ना कि पहले ही ढल चुका था उसमें, कि वैज्ञानिक रूप से ही सोचे। तो इसलिए आगे जाकर वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहलाया, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाया, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में सबसे पहली बार इनके बारे में लिखित रूप में, एक व्यवस्थित रूप में लिखना प्रारंभ किया, उन्हीं के बारे में विस्तृत अध्ययन करना प्रारंभ किया, इसलिए ये सारी पदवियाँ अरस्तु को जाती है। और आप ये मान के चलिए, कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको अरस्तु ने नहीं छेड़ा हो। बहुत रेयर ऑफ द रेयर कोई क्षेत्र बचा होगा जिसको उसने नहीं छेड़ा हो। उसने तर्क शास्त्र के बारे में कहा है, प्राणी शास्त्र के बारे में कहा है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में क्या है, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान के बारे में कहा है, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान के बारे में क्या है, अध्यात्म शास्त्र के बारे में कहा है, राजनीतिक शास्त्र के बारे में तो अध्ययन हम करेंगे करेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में कहा है, भाषण कला के बारे में कहा है, लेखन कला के बारे में कहा है, काव्य कला के बारे में कहा है, म्यूजिक, थिएटर, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सब कुछ, सबके बारे में कह रहा है। परंतु हम किसके रूप में याद रखते हैं उनको, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, इस रूप में हम याद रखते हैं। अब एक चीज़ अपन यहाँ पे आने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इनको पहली बार कहा गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा गया है ना, जिसको मैक्सी ने कहा था इनको पदवी वगैरह में। तो ये पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा गया? देखो, इनसे थे पहले प्लेटो बात करते हैं दर्शन की, विवेक की, कल्पना की, ठीक है ना, जबकि जो अरस्तु हैं, उनके जो शिष्य हैं,
वो इस रूप में बात नहीं करते हैं। वो हर चीज़, जैसे साइंस क्या करता है, साइंस हर कार्य के पीछे कारण ढूंढता है। कोई फला चीज़ घटित हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है ना। ये साइंस काम करता है। साइंस लॉजिक की बात करता है, वो फैक्ट्स ढूंढता है, हर चीज़ के पीछे रीजंस ढूंढता है, फिर उनका क्रमबद्ध अध्ययन करता है, और उसके बाद जो उसके नियम निकल के आते हैं वो सभी देश के लिए या सभी समय के लिए एक सिद्ध होते हैं। जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं, वो चाहे ऐसे नहीं कि भारत में अलग लागू होंगे, किसी अन्य देश में अलग लागू होंगे। ऐसे ही साइंस का कोई भी नियम है वो सारे देश सारे कालों में समान रूप से लागू रहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, हर कार्य के पीछे कारण ढूंढता है विज्ञान। उसके पीछे क्या तथ्य हैं, क्या तर्क हैं, उनका फिर क्रमबद्ध अध्ययन करता है, तो ये सब करता है विज्ञान, ठीक है ना। प्लेटो ने इस पद्धति को पहली बार राजनीति के अध्ययन में यूज़ किया, इसलिए वो पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करता है। राजनीति के जो विषय हैं, राज्य, सरकार, इनके क्रमबद्ध अध्ययन किया, इनके पीछे कारणों को ढूंढा, इनकी घटनाओं के पीछे कारणों को ढूंढा, तो इस आधार पर उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी, जब भी आप अरस्तु के आगे वीडियो सुनेंगे उसमें भी ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी। अब क्या हुआ, जन्माता स्टैगिरा में, ठीक है, वहाँ से वो पढ़ने के लिए आ जाते हैं एथेंस में। एथेंस में आते हैं लगभग 367 BC के आसपास। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी जो समय है उसके बारे में बहुत डिबेट है। अरस्तु के समय, हर चीज़ के समय के बारे में बहुत डिबेट है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में इसका सन दिया है, तो इसलिए आप इतना इसे गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ। 367 BC एक लमसम लेके चल लीजिए। उस समय जाता है वो प्लेटो के पास, और प्लेटो की कहाँ जाता है, आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्लेटो ने अकेडमी नाम से अपने एक विद्यालय खोल रखा था, ठीक है ना। वहाँ पे जाता है प्लेटो के पास। प्लेटो के पास एक लंबा वक्त गुजारता है। प्लेटो की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। कब होती है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, 347 में BC, 347 BC। उसी समय ये अकेडमी को छोड़ देता है। प्लेटो की जो अकेडमी है, उसका नाम ही अकेडमी है, अकादमी, उसको छोड़ देता है ना। फिर ये जब वहाँ से निकल जाता है, बिल्कुल मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ जिससे आपको कहानी के तौर पे याद रहे। वहाँ से निकल जाता है, उसके बाद जो मैसेडोनिया का राजा था वो अपने बच्चा, कौन, सिकंदर, उसको पढ़ाने के लिए अरस्तु को हायर करता है, उसको बुलाता है कि आप मेरे बच्चे को शिक्षा दो, और यहाँ से ही वो सिकंदर का गुरु बनता है। तो इस प्रकार इसका पूरा काम चलता रहता है। बाद में अरस्तु भी अपना खुद का एक विद्यालय खोलता है, ठीक है ना। उसका नाम था लीसियम, खुद का विद्यालय होता है। और ये विद्यालय है ना, प्लेटो का जो अकेडमी था उसका एक तरीके से प्रतिरूप था, पर केवल प्रतिरूप ही नहीं कह सकते, कई मायनों में इसने अकादमी को फिर काफ़ी पीछे छोड़ दिया। और यहीं पर ही अरस्तु अपने जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, उनका विशेष अध्ययन करता था, है ना। यहाँ पे नेचुरल साइंस का, बायोलॉजी का वो बहुत अच्छा अध्ययन करता था, और उसको जितने भी सामानों की आवश्यकता होती थी वो अब अवेलेबल करवाता था सिकंदर ने अपने जो पदाधिकारी थे उनको आदेश दे रखा था कि इनको प्राणी शास्त्र संबंधी या वनस्पति शास्त्र संबंधी जितनी भी सामग्री चाहिए सब अवेलेबल कराओ, ठीक है। तो इस प्रकार से अरस्तु का जो पसंदीदा विषय था, या अरस्तु का जो वो करना चाहता था, उसको एक सहायता मिली सिकंदर के द्वारा, अपने शिष्य के द्वारा, जब वो राजा बन गया सिकंदर। तो इस प्रकार से पूरा उसका अध्ययन रहा। अब बात आते हैं कि उसने बुक कौन कौन सी लिखी। मैंने आपको बताया कि उसने सभी विषय, सबके बारे में बताया कि सभी पे कुछ ना कुछ लिखा है वगैरह क्या है। ऐसे कहा जाता है कि उसकी रचनाएं लगभग 400 के करीब थी, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तो ये समूचा जो ग्रंथ समूह है ना, वो 3500 पृष्ठों में 12 खंडों में प्रकाशित भी हुआ है। परंतु इनके जो ग्रंथ थे, है ना, वो व्याख्यान के रूप में है ना। व्याख्यानों के, जैसे कहते हैं ना, व्याख्यानों में नोट्स हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में उनके नोट्स के रूप में है। इसलिए अलग अलग संपादकों ने अपनी समझ के अनुसार उनको अलग अलग ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। अरस्तु का जो खुद का मूल रूप में है ना, वो बहुत कम रूप में है, वो बिखरा हुआ रूप में है, ठीक है ना। उसको अलग अलग संपादकों ने अलग अलग ग्रंथों के रूप में खुद ने प्रस्तुत किया, तो उसमें इंटरप्रिटेशन भी थोड़ी अलग अलग हो गई। कुछ उनकी बुकों का नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पॉलिटिक्स पर
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। इसलिए अगर अपन साहित्य पे उन्होंने क्या लिखा है, या तर्कशास्त्र या दर्शन पर क्या लिखा है, शरीर विज्ञान पे क्या लिखा है, उन किताबों का नाम याद नहीं रखें तो भी कोई अपन को असर नहीं पड़ेगा, पर पॉलिटिक्स पे जो उन्होंने लिखी है उसका नाम याद रखना जरूरी है। द पॉलिटिक्स, जैसे प्लेटो की द रिपब्लिक फेमस है, वैसे प्लेटो ये अरस्तु की द पॉलिटिक्स, और दूसरा द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में अलग से एक चैप्टर में बात करेंगे अपन पूरा, अरस्तु के बारे में बात करेंगे पूरा। बट अरस्तु का है ना, जो वैज्ञानिक पद्धति उसने जो अपनाई थी उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखता है इसी में। कैसे? अरस्तु के समय में यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में बटा हुआ था, है ना, जिनको पॉलिस कहते थे, और ऐसे 158 राज्यों का अरस्तु ने अध्ययन किया, उनके संविधान का अध्ययन किया, है ना। मतलब एक एक का अध्ययन किया, उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, उसके आधार पर एक सामान्यीकरण किया, एक निष्कर्ष निकाला। ठीक है ना, ये होता है ऑब्जेक्टिव मेथड किसी भी चीज़ का अध्ययन करने का। क्यों? यहाँ पे आपने पहले तथ्यों का अध्ययन किया, साइंटिफिक हो गया ना पूरा, तथ्यों का अध्ययन किया, फिर उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया, फिर आपने एक रिजल्ट निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन निकाला, है ना। तो ये पैटर्न हो गया जिसको आज तक भी अपनाया जाता है, जबकि प्लेटो का ऐसा नहीं था। अब इनको क्या बोलते हैं, परस्तु की इसी पैटर्न को हम इंडक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम उनके जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उसमें बात करेंगे। ठीक है ना। अभी आप सुन लीजिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसने 158 राज्यों, नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले, और जो निष्कर्ष निकाले कि 3 वर्गों में बांटा, कि एक व्यक्ति के शासन वाला संविधान, या कुछ व्यक्ति के शासन वाला संविधान, या सभी व्यक्तियों के, ये जनता के शासन वाला संविधान, है ना। ये जो 3 चीज़ों में वर्गीकृत किया, ये 3 वर्गों में इसको बांटा। आज तक भी 3 रूपों में ही अध्ययन किया जाता है शासन प्रणालियों का, ये संविधानों का, इतने टुकड़ों में बांट के मोटे तौर पे। ठीक है ना। इसके सब जो कहते हैं ना कि हम छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग रूप में सब विचारकों ने किए हैं, परंतु मोटे तौर पे इन तीनों वर्गों में बांट के आज तक देखा जाता है। तो अरस्तु का प्रभाव इतना है, इसलिए इतना बीसी के टाइम के होने के बावजूद भी आज तक हम प्लेटो और अरस्तु का अध्ययन करते हैं। एक प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, एक प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, दोनों का मिलन का आपको मैंने बता ही दिया। अब सुकरात का बहुत बड़ा प्रभाव था प्लेटो पर, और सुकरात के अधिकतर विचारों को प्लेटो ने अपनाया था, परंतु ऐसा प्लेटो और अरस्तु के मामले में नहीं है, क्योंकि प्लेटो के विचारों में ज़्यादा दार्शनिकता है, जबकि अरस्तु के विचारों में ज़्यादा वैज्ञानिकता है। वो कैसे है ना, उस सभी को हम विस्तृत रूप में जानेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। यहाँ पे हम द पॉलिटिक्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लें, है ना। जो प्लेटो ने जो द रिपब्लिक लिखी थी, उसमें तो उसने बहुत व्यवस्थित अध्ययन किया था, उसने अलग अलग क्षेत्रों को देखा था, और वहाँ पे उसने जो राजनीति शास्त्र है उसको कोई अलग विषय के रूप में नहीं माना, उसको नीति शास्त्र के विषय के रूप में ही माना, या उसके एक अंग के रूप में माना। परंतु जो अरस्तु था उसकी एक विशेषता है कि उसने नीति शास्त्र को और राजनीति शास्त्र को अलग किया, इसका अलग अध्ययन किया, और उसकी जो द पॉलिटिक्स है वो तो उसकी महानतम रचना है, बहुमूल्य निधि मानी जाती है, बहुमूल्य रचना मानी जाती है राजनीति शास्त्र पर। पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया, पहली बार राजनीति का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, और इसमें क्या बोलते हैं, राजनीति और नैतिकता को अलग अलग करके देखा गया। ठीक है, इन्होंने इसमें राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान या मास्टर साइंस का। एक चीज़ क्या होती है, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी ज़्यादा, पॉलिटिक्स जो बुक है उसके बारे में काफ़ी आलोचनाएं भी होती हैं। उसका आलोचना यह है क्योंकि ये रचना है ना बहुत ही अपूर्ण है, बहुत ही अस्पष्ट है, और इसमें बिल्कुल भी क्रमबद्धता का ध्यान नहीं रखा गया है इस किताब को रचना में। हालांकि अरस्तु की जो जीवन पद्धति है, ये विचार पद्धति है, वो क्रमबद्ध अध्ययन ही है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से सोचता है, परंतु इस किताब में ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके टाइम को, जैसे मैंने कहा कि अरस्तु की अधिकतर चीज़ों में समय को लेकर बहुत विवाद है, वैसे इस किताब के बारे में भी है ना, कि बहुत विवाद है कि कब लिखी गई है, परंतु जो बारकर ने कहा था वो सही कहा जाता है। जब उसका अंतिम चरण था उसके अंतिम 12 वर्षों में इन्होंने ये किताब लिखी थी। ठीक है, परंतु इसमें ना संशोधन किया गया, मतलब क्या कहें कि मतलब अव्यवस्थित रूप से है पूरा ग्रंथ, इसलिए इसकी आलोचना होती है। बस आप सिंपल तौर पे यह याद रख लीजिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं।
8 भागों में विभक्त है। पहला भाग कहता है कि राज्य की प्रकृति क्या है, दास प्रथा, उसका वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में वो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था उसको क्रिटिसाइज करता है। तीसरे पार्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न स्वरूप के बारे में बताता है। और चौथे भाग में वो राजतंत्र के अतिरिक्त अन्य जो भी संविधान होते हैं उनकी विवेचना करता है। ठीक है। पांचवें भाग में वो क्रांतियों के बारे में बात करता है, रिवॉल्यूशंस के बारे में करता है, उनके कारणों के बारे में बात करता है, उनको दूर करने के बारे में बात करता है। जो सिक्स्थ है, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इसमें वही है आइडियल स्टेट या आदर्श संविधान क्या होना चाहिए। उसका आइडियल स्टेट प्लेटो के आइडियल स्टेट जैसा नहीं, उसका विचार हम देखेंगे जब स्टेट की बात करेंगे। परंतु इन सब का वर्णन है, 8 भागों में इनका वर्णन है, परंतु क्रमबद्ध अध्ययन नहीं है, अपूर्णता है, अस्पष्टता है। बट इन चीज़ों के होने के आधार पर उसका अध्ययन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, द पॉलिटिक्स का अध्ययन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली बार किसी ने नीति शास्त्र से अलग करके पॉलिटिक्स को एक अलग या राजनीति शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया और वैज्ञानिक अध्ययन किया और इसको एक मास्टर साइंस बनाया। ठीक है, सर्वोत्तम विज्ञान बनाया। तो इसलिए हम अध्ययन करते हैं। अब आगामी वीडियो में हम अरस्तु के अन्य विचारों के बारे में बात करेंगे या विचारों के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम उसका सामान्य परिचय जान रहे थे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।